गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग फिजिक्स में प्रिज्म वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और इस प्रिज्म वाले चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे और ये लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो दोनों टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोगों का पहला टॉपिक है वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर, और दूसरा हमारा टॉपिक होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। और ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग देखते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता, परिक्षेपण क्षमता होती क्या है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो प्रिज्म से जब बाहर निकलती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, 7 कलर अलग अलग हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और ये ओमेगा होता क्या है, हम लोग लास्ट लेक्चर पर देखे थे वर्ण विक्षेपण कोण, डिस्पर्सिव एंगल। तो वर्ण विक्षेपण कोण क्या होता था, हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के बीच, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के बीच जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कोण। अब मैं बता रहा हूँ वर्ण विक्षेपण क्षमता। अगर आप लोग वर्ण विक्षेपण कोण नहीं देखे हैं तो उसको मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। क्लियर। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, प्रिज्म से निर्गत, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन बता रहा हूँ इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा। प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के प्रकाश के लिए, मैंने यहाँ पर रेड और वायलेट लिया है, लाल कलर और बैगनी कलर ले लिया है। तो प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के प्रकाश के लिए विचलन कोण, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के प्रकाश के लिए वर्ण विक्षेपण कोण तथा मध्यवर्ती रंग, मध्यवर्ती रंग मतलब येलो कलर, पीले रंग, पीला रंग आप लोग जान रहे हो रेड और वायलेट के बीच में आता है, 7 कलर होते हैं, 7 के लगभग बीच में आता है येलो कलर, पीला कलर। तो फिर से डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा। प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के प्रकाश के लिए वर्ण विक्षेपण कोण तथा मध्यवर्ती रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान डेल्टा वाई, ये होता है फार्मूला। थीटा क्या है, वर्ण विक्षेपण कोण, थीटा क्या है, वर्ण विक्षेपण कोण, डेल्टा वाई क्या है, पीले रंग के लिए विचलन कोण या मध्यवर्ती रंग के लिए विचलन कोण। मींस वर्ण विक्षेपण, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि वर्ण विक्षेपण कोण तथा मध्यवर्ती रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कोण तथा पीले रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। क्लियर। या हम लोग इसी को हम कह सकते हैं, वर्ण विक्षेपण कोण को हम क्या कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के बीच बने कोण को वर्ण विक्षेपण कोण कहते हैं। इसको लास्ट लेक्चर पर मैंने बताया है। तो प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के लिए वर्ण विक्षेपण कोण तथा पीले रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान डेल्टा वाई, यह लिखा भी है, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों के बीच उत्पन्न वर्ण विक्षेपण कोण तथा मध्यवर्ती रंग या पीले रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। तो ये ओमेगा इक्वल टू थीटा अपान डेल्टा वाई, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिए। और थीटा इक्वल टू हम लोग लास्ट लेक्चर पर ही देखे थे कि थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच के एंगल को थीटा कहते हैं। और इन दोनों के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, पूरे एंगल में से ये वाला माइनस कर देंगे, मीन्स डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर माइनस कर देंगे तो ये थीटा आ जाएगा। मीन्स यहाँ से ओमेगा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, ये। और ये थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये लास्ट लेक्चर पर भी हम लोगों ने देखा था। तो ये भी हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता का एक फार्मूला, ये भी आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं, कौन सा, डेल्टा एम इक्वल टू एन वी या n-1 इंटू आर, n-1 इंटू ए।
डेल्टा इजकल टू n माइनस वन इंटू ए, ये होता है। अब अगर हम यही चीज़ रेड कलर के लिए लगाएं तो क्या हो जाएगा, रेड कलर के लिए हो जाएगा एन आर, लाल कलर के लिए अपवर्तनांक माइनस वन इंटू ए क्या है, ए है प्रिज्म कोण, और डेल्टा वी कितना हो जाएगा, एन वी माइनस वन इंटू ए, और एन वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई हो जाएगा एन आर हो गया रेड कलर के लिए, वैगनी कलर के लिए वी हो गया, और वायलेट कलर के लिए एन वाई हो जाएगा माइनस वन इंटू ए, ये इतना। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, देखिए क्या आता है। ओमेगा इजकल टू डेल्टा वी के स्थान क्या आ जाएगा, एन वी माइनस वन इंटू ए माइनस एन आर कितना हो जाएगा, डेल्टा आर कितना हो जाएगा, एन आर माइनस वन इंटू ए डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, एन वाई माइनस वन इंटू ए, ये इतना हो जाएगा। अब ओमेगा इजकल टू ए कॉमन ले लीजिए, तब क्या आ जाएगा, एन वी माइनस वन माइनस एन आर माइनस माइनस प्लस वन इंटू ए डिवाइडेड बाई एन वाई माइनस वन इंटू ए और ए कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ से प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। तब हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, ओमेगा इजकल टू एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन वाई माइनस वन, ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। किस चीज़ का, वर्ण विक्षेपण क्षमता का। वर्ण विक्षेपण क्षमता हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वैगनी रंग का अपवर्तनांक लाल कलर का अपवर्तनांक माइनस कर दें, और यहाँ पर पीले कलर के लिए अपवर्तनांक माइनस वन करके दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता आ जाएगी। वर्ण विक्षेपण क्षमता कभी कभी कुछ न्यूमेरिकल्स में, एक दो न्यूमेरिकल्स आपको बुक में मिल जाएगा, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं कि एन वी दे देते हैं, एन आर दे देते हैं, और एन वाई नहीं देते हैं, और कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा निकालिए। एन वी हमें गिवन है, वैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक गिवन होता है, रेड कलर के लिए अपवर्तनांक गिवन होता है, येलो कलर के लिए अपवर्तनांक नहीं दिया हुआ होता है, और कहते हैं वर्ण विक्षेपण क्षमता निकालिए। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए फार्मूला तो हमारा यही होता है। तो फार्मूला हमारा यही होता है जिसमें एन वी का मान गिवन है, एन आर का मान गिवन है, एन वाई का मान नहीं गिवन है। आप लोग जानते हो एन वाई क्या है, मध्यवर्ती रंग है, मध्यवर्ती रंग बीच में है, तो इसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, मध्य में होगा। किसके, रेड और बैगनी के। रेड और बैगनी का माध्य निकाल लेते हैं, वही येलो कलर के लिए अपवर्तनांक हो जाता है। तो एन वाई का मान हम कैसे निकालते हैं, एन वाई इजकल टू हम लोग करते हैं एन वी प्लस एन आर। हम लोग जानते हैं दो चीज़ का माध्य निकालने के लिए दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, ये एन वाई आ जाता है। तो अगर एन वी और एन आर गिवन हो, एन वाई ना गिवन हो, तो एन वाई की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल लेंगे, एन वी एन वाई एन आर और एन वाई तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ वैल्यू पुट करके हम वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। नोट कीजिए आप लोग, सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे होता है, मैं यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि मैं दे रहा हूँ, और वहाँ से आप लोग नोट भी कर सकते हो, उसका डायग्राम भी बना सकते हो। मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रकाश का प्रकीर्णन, सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। सबसे पहले तो मैं कुछ घटनाएं बता देता हूँ कि प्रकाश के प्रकीर्णन की भौतिक जीवन में हम लोग जो घटनाएं देखते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल हो जाता है। क्यों लाल हो जाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश हमें नीला दिखाई देता है, महासागर का पानी जो होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ये सारी घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं हमें दिखती हैं। क्लियर। अब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, वायुमंडल में धूल के कण, धुएं के कण, गैसों के कण, अशुद्धियों के कण, जलवाष्प के कण, इस तरीके से बहुत सारे कण अवेलेबल रहते हैं वायुमंडल में। धूल के कण, धुएं के कण,
अशुद्धियों के कण, जलवाष्प के कण, गैसों के कण, इस तरह के बहुत सारे कण अवेलेबल रहते हैं। और जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो ये अशुद्धियों के कण से टकराती हैं। और जब अशुद्धियों के कण से टकराती हैं तो ये अशुद्धियों के कण सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, उनकी किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। और अवशोषित कर लेने से इन कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण ये दोलन करने लगते हैं। ये सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेने से इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे ये दोलन करने लगते हैं। और धीरे धीरे ये अपनी ऊर्जा को विकृत करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वो प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। किस प्रक्रिया को? कि पहले वो अशुद्धियों के कण सूर्य की किरण को अवशोषित कर रहे हैं, अवशोषित करने के बाद फिर वो उसे विकृत कर रहे हैं। इस विकृत करने की, पहले एक बार अवशोषित करना, अवशोषित करने के बाद फिर उस ऊर्जा को विकृत करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब इसमें आप लोगों को जो लिखना है वो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, और मैं दोबारा भी बता देता हूँ। वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, धुएं के कण, गैसों के कण, जलवाष्प के कण, अशुद्धियों के कण उपस्थित होते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण को ये अशुद्धियों के कण अवशोषित कर लेते हैं, उसके बाद पुनः विकृत करते हैं, रीट्रांसमिट करते हैं और विभिन्न दिशाओं में रीट्रांसमिट करते हैं। अशुद्धियों के कण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित करने के बाद ये उसे पुनः विकृत करते हैं, विभिन्न दिशाओं में पुनः विकृत करते हैं, रीट्रांसमिट करते हैं। इस प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्लियर? तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, नोट कीजिए। फिर हम लोग एक टॉपिक और देखते हैं, लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम। लॉर्ड रेले का प्रकीर्णन नियम क्या होता है? लॉर्ड रेले ने प्रयोगों के आधार पर कई चीज़ें देखा कि उसमें सबसे पहली चीज़ उन्होंने देखा कि जो दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक होती है? 7500 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दृश्य प्रकाश की रेंज ये होती है। इसमें अधिक तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन कम और कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। सबसे पहली चीज़, अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन कम, और 4000 जो है कम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मीन्स 7500 का प्रकीर्णन, 7500 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन कम होता है और 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज उन्होंने देखा कि प्रकाश का प्रकीर्णन कब होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन तभी होता है जब प्रकीर्णक का आकार, मीन्स अशुद्धियों के कण का आकार आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होता है। मीन्स प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, कब होता है? जब प्रकीर्णक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होता है। ऐसा नहीं है कि प्रकीर्णक का आकार तरंगदैर्घ्य के आकार से बड़ा होगा तब प्रकीर्णन होगा, नहीं। प्रकीर्णक का आकार मीन्स अशुद्धियों के कण का आकार तरंगदैर्घ्य से कम होना चाहिए, तभी प्रकीर्णन होगा। और जो मेन नियम है वो ये है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, जो प्रकाश प्रकीर्णित होता है उसकी भी कुछ ना कुछ तीव्रता होती है। मान लीजिए उसकी तीव्रता कितनी है? आई है। और जो प्रकाश प्रकीर्णित हो रहा है उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई है और प्रकाश की तीव्रता क्या है? लैम्डा है। तो नियम क्या होता है कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई, उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? 1/, I इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4। हमारा लॉर्ड रेले के प्रकीर्णन का नियम क्या है? प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। I इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4। क्लियर? बस सिर्फ इसमें एक चीज ये याद रखना है कि प्रकीर्णक का आकार, अशुद्धियों का आकार तरंगदैर्घ्य
के ही समतुल्य होना चाहिए या तरंगदैर्घ्य से कम होना चाहिए, तरंगदैर्घ्य के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ ये भी याद रखना है कि बड़ी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर? तो 7500 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश सबसे कम और 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है। क्लियर? तो आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, अच्छा रिजल्ट ले आइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।